इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट क्लास में हम लोग आ गए हैं आज, और हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो कोरोजन। आपने जूनियर क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। आइए इस पे एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख रखा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो हीटिंग अप। स्लो हीटिंग अप मतलब धीरे धीरे होना, बाय द गैसेस एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है और जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं, उनके प्रेजेंस में जो मेटल्स के कार्बोनेट्स बनते हैं या ऑक्साइड्स बनते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? रस्टिंग बोला जाता है या कोरोजन कहा जाता है कि मेटल पे रस्ट लग गया, मेटल का कोरोजन हो गया। तो यही यहां पे लिखा है हमने कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो हीटिंग अप बाय द गैसेस एंड वाटर वेपर्स। इट मींस गैसेस एंड वाटर वेपर्स जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं से, उन्हीं के हेल्प से, उन्हीं के मदद से या उन्हीं के कारण आप कह सकते हैं रस्टिंग होती है। जो रस्टिंग ऐसे कंपाउंड्स के फॉर्म में होती है, जनरली या तो ऑक्साइड्स होते हैं या फिर कार्बोनेट्स होते हैं, सल्फाइड्स भी देखते हैं। तो अभी हमें इसी के बारे में जानना है कि कोरोजन कैसे होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके आपको बताएंगे कि आयरन का कोरोजन कैसे होता है। आपने देखा होगा लोहे के टुकड़े पे जंग लग जाती है और वो वहां से टूट जाता है, अक्सर आप देखते हैं। तो क्या होता है उसमें, उसके बारे में हम बताएंगे आपको अभी। चलिए देखते हैं कि कोरोजन किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक आयरन का टुकड़ा है। इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखेंगे यहां पे कि यहां पर ये जो रस्टिंग का प्रोसेस है, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्यों बता रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना। ये कैसा फेनोमेना है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना है। मतलब आप यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होते हुए देखेंगे और उसी रेडॉक्स रिएक्शन के कारण यहाँ पे एक सेल बनते हुए देखेंगे। सेल टाइप का फॉर्मेशन होगा, इसमें एनोड होगा, कैथोड होगा, ओवरऑल रिएक्शन होगा, तब जाकर रस्टिंग होगी। ठीक है, रस्ट के लिए फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, Fe2O3 डॉट XH2O इंटू में लिखा है मैंने। यहां तक हमें पहुंचना है और कैसे कैसे स्टेप वाइज पहुंचेंगे वो आपको हम अभी समझाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मान लीजिए आपका एक आयरन का टुकड़ा है और मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। समझ रहे हैं आप बात को? क्यों होता है ये सब आप देखेंगे आगे, जब आप पी ब्लॉक एस ब्लॉक में आपने कहा सुना भी होगा पहले। ऐसे मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो ये आयरन है, इसको जैसे ही हमने एटमॉस्फेयर में रखा, बाहर रख दिया, इस पे कोई पेंटिंग नहीं की, इस पे कोई कोटिंग नहीं की, कोई नॉन कोरोडिंग मेटल नहीं लगाया इसके साथ, तो अब इस आयरन पे होगी रस्टिंग। अब वो कैसे होगी आप देखिए। ये आयरन का टुकड़ा है, इसको हमने एटमॉस्फेयर में रखा, तो इसके ऊपर क्या आ गया, क्या क्या चीजें हैं मैं यहां मार्क कर रहा हूं, वाटर वेपर्स एंड गैसेस। अब गैसेस तो बहुत सारे हैं एटमॉस्फेयर में, मैं मेनली यहां पे बात करूंगा O2 एंड CO2। O2 एंड CO2 के बारे में बात करेंगे आपसे हम यहां पे। और ये हमारा है वाटर वेपर। कौन है ये? वाटर वेपर, जिसको हम क्या लिख रहे हैं यहां पर? H2O। पहले आप ये समझिए कि ये जो वाटर वेपर होता है ना, ये O2 और CO2 को डिसॉल्व करता है। O2 और CO2 को क्या करता है? डिसॉल्व करता है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस्टिंग के लिए जो H+ मिलती है वो कहां से मिलती है, क्योंकि H+ का प्रेजेंस होना रस्टिंग के लिए जरूरी है। तो वो कहां से मिलता है, कैसे एसिडिक हो जाता है, ये देखिए आप। ये जो H2O है ना, वाटर वेपर, ये CO2 के साथ कंबाइन होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? H2CO3। कार्बोनिक एसिड, जानते हैं ना आप इसको? क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड। और ये H2CO3 एसिड है जो क्या रिलीज करता है? H+ और कार्बोनेट आयन CO3 2 टाइम्स H+ रिलीज करता है। H+ हमें यहीं से मिलता है रस्टिंग के लिए। स्टेप वाइज आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन पहले आप ये वाला समझ लीजिए
कि O2 और CO2 जो है वो वाटर वेपर के साथ डिसॉल्व होगा, जिसमें आपने CO2 को डिसॉल्व होते हुए देखा और क्या बनाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और इससे हमें क्या मिलता है H+। हमें वाटर वेपर से भी मिल जाता है लिटिल एक्सटेंट में H+ एंड OH-, और इसी H+ का यूज रस्टिंग के टाइम पे किया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं कि H+ का कहां पर यूज होता है और कैसे होता है। ये सेक्शन मैंने आपको साइड से बताया कि ये हो चुका है, ये हो रखा है। इट मींस कि वाटर वेपर के साथ CO2 डिसॉल्व हो रखा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, जिसकी टेंडेंसी H+ रिलीज करने की है, तो H+ बन चुका है। ओके, अब आप देखिए कि ये जो मेटल है ना, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो मान लीजिए कि आयरन के इस पार्ट ने या फिर मान लीजिए सबसे नीचे वाला हिस्से को ले लेते हैं कि आयरन का सबसे निचला हिस्सा है, सबसे नीचे वाला पार्ट है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये खुद किसमें कन्वर्ट हो गया Fe+2 में। किसमें कन्वर्ट हो गया? ये Fe+2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फेरस आयन में। और जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, आप देखिए यहां पर और कौन कौन है, यहां पर O2 है, ऑक्सीजन है ना यहाँ पे। देखिए अब मैंने बताया O2 और CO2 का काम तो मैंने आपको बता दिया कि वो H2O के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना रहा है, H+ रिलीज कर रहा है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी हैं यहाँ पे। ये जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये कहां चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो आप देखो कि इस आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये कैसा काम कर रहा है? आयरन यहाँ पर एनोड की तरह काम कर रहा है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब इसमें आयरन का वो पार्ट जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको हम एनोड की तरह ट्रीट करेंगे, और बाकी सारा हिस्सा जो बच रहा है वो कैसा काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा। समझ रहे हैं बात को? कि जो हिस्सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो कैसा बिहेव कर रहा है? एनोड की तरह। और बाकी जो हिस्से बच रहे हैं आयरन के, बाकी जो पार्ट्स बच रहे हैं आयरन के, वो कैसा बिहेव करेंगे? कैथोड की तरह। मतलब वहां होगा रिडक्शन। तो चलिए रिएक्शन से समझते हैं इसको कि सबसे पहले तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आयरन किसमें कन्वर्ट होता है? Iron+2 में। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आयरन ने लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा? H+। तो H+ कहां से आता है? अगर क्वेश्चन आ गया H+ कहां से आता है, तो हम क्या बताएंगे कि जो वाटर वेपर ने कार्बोनिक एसिड बनाया है बाय डिसॉल्विंग CO2 इन इट, वहीं से हमें H+ मिलता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो आपको हम कैथोड का जो रिएक्शन है ना, ये आपको 2 पार्ट में लिख के दिखा रहे हैं। फिर कैथोड का रिएक्शन लिख देंगे पूरा, और उसके बाद अलग से आपको यहाँ पर एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिख के ऐड करके दिखाएंगे, और फिर आगे समझाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो जो H+ है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इलेक्ट्रॉन लेके वो किसमें कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोजन में। समझ में आ रही बात? H+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो किसमें कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोजन में। और अब ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को, जिसको डिसॉल्व किया था वाटर वेपर ने, CO2 वहां यूज हो गया, CO2 जो O2 डिसॉल्व हुआ था, अब ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के वाटर वेपर बनाएगा। देखिए आप, वाटर ड्रॉपलेट बनाएगा। तो अगले स्टेप में हम लिख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो इस O2 के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाएगा? वाटर, H2O। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? 2 स्टेप में यहाँ कैथोड का रिएक्शन है, 2 बार में लिखा ताकि आपको समझ में आए कि जो H+ कार्बोनिक एसिड या वाटर वेपर ने यहाँ बनाया था, वो H+ इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें कन्वर्ट होता है? हाइड्रोजन में। और वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है? वाटर। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 4। ठीक है, अब आपको ये भी देखना चाहिए कि 4 हाइड्रोजन आपने कहां से लिया। देखिए ओवरऑल रिएक्शन तो आपको लिख के दिखाई देंगे, लेकिन आपको कैथोड का रिएक्शन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेप वाइज देखिए क्या क्या होता है। तो ये जो 4 हाइड्रोजन है यहाँ मैंने पे, इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे यूज किया था क्योंकि हाइड्रोजन बनने के बाद ही ऑक्सीजन से ऐड हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 हाइड्रोजन, 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 हाइड्रोजन।
अब इसको हम लोग ऐड करके पहले कैथोड का एक रिएक्शन बना लेते हैं। अब देखिए इसको ऐड करने पर क्या होगा, ये 4 हाइड्रोजन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 4H प्लस, इसके साथ O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बन रहा है ट्वाइस ऑफ H2। देखिए 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये हुआ हमारा एनोड का रिएक्शन, ये हुआ हमारा कैथोड का रिएक्शन। तो अब हम यहां पर इसको अलग से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एनोड पर क्या हुआ है। देखिए यहां पर आयरन कन्वर्ट हुआ है आयरन +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कैथोड का रिएक्शन है, कैथोड वाला क्या है हमारा 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बना रहा है ट्वाइस ऑफ H2O। ऐड करें दोनों को, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, अब देखिए ध्यान से, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमको इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 हमने यहाँ भी लगा दिया, 2 हमने यहाँ भी लगा दिया, और इसको क्या कर दिया 4, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला इसको कैंसिल आउट करेगा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए क्या लिखा जाए 2 आयरन प्लस 4H प्लस O2, ये तीनों ने लेफ्ट वाला लिख लिया। राइट वाले में क्या क्या है 2 फेरस आयंस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टेप वाइज मैंने बताया है कि सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, और जो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इलेक्ट्रॉन किसने लिया, वो इलेक्ट्रॉन H+ ने लिया। पहले यहाँ एक ही H+ था, इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बनाया, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाया। फिर हमने इसको बैलेंस करके कैथोड का रिएक्शन पूरा किया, एंड देन हमने एनोड और कैथोड वाले रिएक्शन को यहाँ पर ऐड किया। तो जो फाइनल हमारा रिएक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ हमारा फेरस आयन बन गया, और यही फेरस आयन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। उसका भी रिएक्शन आपको लिख के दिखाऊंगा, जो कि फर्दर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होकर के रस्टिंग या यूं कहें हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड आप इसको बोल सकते हैं, ये अपना हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो उसका भी रिएक्शन आपको लिख के दिखाता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये डेफिनेशन मैं यहां से हटा देता हूं, और आप नोटिस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, क्योंकि इसका अपना EMF है, इस रिजल्ट का अपना इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। फिर दोनों को ऐड किया तो सेल का अपना EMF बनेगा, इसका -0.44, इसका प्लस में समथिंग है 1 पॉइंट समथिंग, ऐड करेंगे तो प्लस में रिजल्ट आएगा। मतलब ओवरऑल दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। तो आप डेफिनेशन को नोट कीजिए, मैं आपको इसका दूसरा पार्ट लिख के दिखाता हूं कि इसके आगे अब क्या होगा। ओके, आप इसको नोट कीजिए। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये डेफिनेशन सिर्फ यहां से हटा रहा हूं। क्या बताया आपको कि ये जो हमारा Fe+ बना है ना, चलिए देखिए, ये जो हमारा आयरन प्लस बना हुआ है Fe+2 2 टाइम्स, साथ में क्या है ट्वाइस ऑफ H2O। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में। देखिए मैं हाफ O2 ले रहा हूं ताकि बैलेंस रहे। ऑक्सीजन हमने ऐड करने का प्लान किया, और किसमें कन्वर्ट होगा Fe2O3। आप नोटिस कीजिए कि यहाँ आयरन +2 वाला है और यहाँ का आयरन +3 वाला है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के फेरस से क्या बन गया, फेरिक। बैलेंस के लिए आप देखिए क्या क्या है, 2 आयरन यहाँ पर है, ऑक्सीजन आप देखिए 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, मतलब 3 हो गए। तो सिर्फ कौन बच गया 4H+ आयंस। कौन से, ये वाले 4H+, ये वाला पूरा, ये वाला मेरा पूरा बच गया है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन तुमने वहां लिख दिया है। अब आप एक बात को समझिए यहां पर कि ये जो 4H+ आयंस बच गए, ये क्या करेंगे,
वही काम करेंगे जो शुरुआत में कार्बोनिक एसिड से मिलने वाले H+ ने किया था। मतलब ये जो H+ आयंस मिले यह फर्दर फिर यूज होगा किसमें, रस्टिंग में, ठीक है। और फाइनली इन Fe2O3 को इसके साथ मिला देते हैं H2O के साथ और हमारा रस्ट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं वो बन के तैयार हो जाता है। समझ में आ रही बात, ये हो गया हमारा रस्ट, या आप इसको क्या कह सकते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। समझ पा रहे बात को, यही पूरा रस्टिंग का प्रोसीजर है। मैंने पार्ट वाइज आपको बताया है कि कैसे पहले क्या होता है वाटर वेपर के साथ। वाटर वेपर किसको डिसॉल्व करता है, ऑक्सीजन और CO2 को, एटमॉस्फेयर से गैसेस लेकर के CO2 के साथ कंबाइन होकर क्या करता है वो मैंने आपको बताया। और इस H+ का यूज कहां पे हुआ आपने देखा, कैथोडिक रिएक्शन के अंदर। तो एनोड पर क्या होता है, अभी आप देखो यही सब कुछ हो रहा है ना, तो ये पार्ट यहाँ पर ऐसे क्या हो गया, थोड़ा ऐसे टूट गया और यही पे हमारा क्या हो गया Fe2O3 H2। ये हमारा कौन है, कोरोजन। समझ में आ रही बात, प्लेट टूट गया। तो इसका क्या है ना कि छोटा छोटा पार्ट गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोरोजन समझ में आ गया होगा। इसके होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ये सब आप थोड़ा बुक से पढ़िए कि किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जो मेटल है उस पर कोरोजन होना चाहिए, तो एक्टिव मेटल होना चाहिए जो ज्यादा एक्टिव हो, रिएक्शन कर सकता हो। या फिर आप देखेंगे ऑयल ग्रीस वगैरह नहीं किया अगर आपने उसके ऊपर तो भी रस्टिंग हो जाती है। और एक और टॉपिक यहाँ पर है कि इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके बारे में भी मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। लेकिन पहले आप इसको ठीक से समझ लीजिए कि रस्टिंग कैसे होती है, किसका कहाँ क्या यूज है। इसके लिए मैंने आपको ये कैथोड वाला रिएक्शन ब्रेक करके समझाया और फिर ओवरऑल रिएक्शन भी अलग से लिख करके दिखाया आपको। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसका एक छोटा सा सेक्शन अलग से देख लेते हैं इसी में कि कैसे बच सकते हैं कोरोजन से। इट मींस प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, नोट कीजिए। तो आपको कोरोजन समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपने सारी चीजें नोट डाउन कर ली होंगी और ठीक से समझ गए होंगे कि कोरोजन कैसे होता है। मैंने आपको एक मैकेनिज्म समझाया आयरन के बारे में। इस तरीके से कॉपर का भी आप देख सकते हैं और आप लेड के ऊपर भी देख सकते हैं, शाइनिंग हो जाता है। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दोगे, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो कि आयरन का कोरोजन होता है, उस तरीके से आप ये भी देखते होंगे कि जो एप्पल को आप सेब खाने वाला उसको अगर आप कट कर दोगे और कट करके आप खुले में छोड़ दो तो देखना उसके ऊपर भी ब्राउन कलर का थोड़ा कलर आ जाता है। तो आप कह सकते हो कि वहां भी कोरोजन हो गया थोड़ा सा, ठीक है। रीजन वही है, रीजन जैसे वहां आयरन का आयन बन रहा है, एप्पल के अंदर भी आयरन प्रेजेंट है, तो वहां पर भी क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है कट करके बाहर रख दोगे तो। और अभी हम लोग प्रिवेंशन का तरीका देखेंगे कि कैसे मेटल्स को हम कोरोजन से बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो आप देखिए मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे, क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं है लाइन से, कि आपको प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में पहला पॉइंट में लिखा बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन मतलब बैरियर लगा देना, रुकावट लगा देना। कैसे पेंट करते हैं हम, जैसे बाहर हमारे घर के गेट होता है उसको पेंट करते हैं ना, एंड कोटिंग विथ ऑयल ग्रीस उसमें लगा करके कोटिंग कर सकते हैं। या फिर कोई नॉन कोरोडिंग मेटल, जैसे कि आपने आयरन को ना निकल से पेंट कर दिया या फिर आपने क्रोमियम से उसको पेंट कर दिया तो नॉन कोरोडिंग हो जाएगा, उसमें कोरोजन रस्ट नहीं लगेगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन मतलब आप अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर उसको डाल दो। आप देखोगे रेडिएटर्स जो होते हैं कार के, उसमें भी अगर जंग नहीं लगने का रीजन क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन उसके अंदर होगा, जहां पर वो क्या काम करता है, कैसे रोकता है, मैंने लिख रखा प्रिवेंट्स H+। क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना कि बिना H+ के रिडक्शन वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो जब H+ आने से रोकेगा अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब वो तो एसिडिक बनने से रोकेगा ना, तो अगर H+ को रोकेगा तो फिर फर्दर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण रस्टिंग होने से बचा जा सकता है। अगला पॉइंट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। ये इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन का मतलब है, जैसे आप देखो टैंक वगैरह में जो आयरन की पाइप लगी होती है उसका कनेक्शन हम उससे ज्यादा एक्टिव मेटल के साथ कर देते हैं, क्योंकि जो हिस्सा आप बाहर में चला जाता है उसको तो आप रस्टिंग से नहीं रोक सकते हो,
तो उसके लिए उसका कनेक्शन किससे कर दिया जाता है, उससे ज्यादा एक्टिव मेटल, जैसे आप Mg लो, Zn लो या फिर एल्युमिनियम ले सकते हो। एल्युमिनियम की रस्टिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो Al2O3 बनाता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है, जो कि परमानेंट लेयर बन जाता है उसके ऊपर, इसलिए उसकी रस्टिंग नहीं होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई अपना सेक्रीफाइस करेगा, बलिदान देगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपने जिंक का लेयर चढ़ा दिया है और आयरन के ऊपर, तो जैसे ही बारी आएगी ऑक्सीडाइज होने की, तो जिंक और आयरन में से जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आयरन बच जाएगा। इसका रीजन ये है कि आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो जिंक से बेटर होता है। इसका मतलब जिंक और आयरन जब एक साथ कंबाइन होंगे तो वहां पर जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और आयरन हमारा बच जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम कोरोजन होने से बचा सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक से समझ में आया होगा। अब हम लोग नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। नया चैप्टर होगा हमारा केमिकल काइनेटिक्स। ओके, थैंक यू, आप पढ़ते रहिए।